मित्र, हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया ना। मतलब अभी तक हम लोग अपने केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। सबसे पहला कौन? सॉलिड स्टेट। अपना जो सॉलिड स्टेट था, इसमें इंक नहीं है क्या? सॉलिड स्टेट हमारा जो सबसे पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, हम क्या कर चुके हैं? खत्म कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट है। थर्ड अपना चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर अपना कंप्लीट है। और ये तीनों चैप्टर आने का मतलब है कि कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो अपना केमिस्ट्री में फिक्स है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर तुम्हें पूरा आना चाहिए। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी जो हमारा अगला चैप्टर है, हमारा 4th चैप्टर केमिस्ट्री का, वो क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। इसमें इंक डालो, रुक जाओ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, चलो देखो, स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हम लोग क्या है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, तो क्लास 11th में अगर तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, यहाँ तो 11th कोई पढ़ता है नहीं। ठीक है, बहुत कम विद्यार्थी पढ़ता है। मई जून जुलाई तक विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है, साइंस रखे कि नहीं रखे, रखे कि नहीं रखे। ठीक है, लेकिन जो रखा होगा, जो पढ़ा होगा, पूरा का पूरा 11th पढ़ा होगा, तो क्लास 11th में 2 चैप्टर आता है। एक चैप्टर आता है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है, हम यहाँ पर केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो क्लास 11th के केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम तुमको थोड़ा सा बता देंगे ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते क्या है और थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं। तो जैसे मान लो तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का अगर हम सिंपल सा, ये रिएक्शन को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, हम रिएक्शन ऐसे ही लिखेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो सिंपल सा मतलब होता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे मान लो कि अपना कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये CaO और CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने पास एक सब्सटेंस था, वो क्या हुआ? टूट गया और 2 नया सब्सटेंस बनाया। जैसे अगर हम वाटर का बात करेंगे तो H2 और O2, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है? पानी बनाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी तुम लोगों को पता होगा, ये गैस है, ये फ्यूल की तरह काम करता है, मतलब इसको हम जलाएंगे तो ये जलेगा। ऑक्सीजन का क्या काम है? यह जलाने में सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब कंबसन में सपोर्ट करेगा। हाइड्रोजन गैस जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, और जब ये पानी बनेगा तो ये बुझाने का काम करता है। ये न जलेगा न जलाएगा, ये क्या करेगा? बुझाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देख करके पता चल रहा है कि भाई जब 2 पदार्थ मिला तो एक ऐसा पदार्थ बन गया जिसका कैरेक्टर इस दोनों पदार्थ से बिल्कुल ही अलग है। हम यहाँ पर कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ जब एक या एक से अधिक पदार्थ में इस तरीके का चेंज होगा कि चेंज के बाद जो पदार्थ बनेगा उसका गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जब एक या एक से अधिक पदार्थ टूटकर या जुड़ करके एक ऐसा पदार्थ बनाएगा जिसका गुण पहले से बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ। अब हमारे पास सवाल है कि केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हमको कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो यहाँ पर हमने ये लिख दिया H2 + O2, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके पानी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो ये हमको बताता है थर्मोडायनेमिक्स। कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के फिजिबिलिटी को बताता है। फिजिबिलिटी कहने का मतलब है कि वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे जब ऑर्गेनिक पढ़ाए हुए थे, जीओसी पढ़ाए हुए थे, तो जीओसी में मैंने तुम लोगों को बताया था कि रिएक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब पदार्थ लेस स्टेबल है। ठीक है, लेस रिएक्टिव नहीं। अगर कोई पदार्थ लेस स्टेबल है तो वह अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए रिएक्शन करेगा और तब जाकर के वो प्रोडक्ट बनाएगा। क्योंकि मान लो अगर कोई चीज पहले से स्टेबल है तो थोड़ी रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। रिएक्शन कौन करता है? जो कम स्टेबल है। तो उसी प्रकार से मान लो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख लिया। अब मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। तो मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना रहा है, लेकिन ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा हमको कैसे पता चलेगा? तो इस बारे में हमको ये बताएगा थर्मोडायनेमिक्स। कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा।
और फिर ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बताता है? केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताएगा कि कोई भी रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक होगा, कब तक होगा, कितना होगा, ठीक है, कितना देर तक होगा, ठीक है, ये हमको कौन बताएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाया, तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स से हमको ये पता चलता है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। लेकिन ये जो रूम है, इस रूम में हाइड्रोजन गैस भी है, इस रूम में ऑक्सीजन गैस भी है, लेकिन कहां पे रिएक्शन कर रहा है, कहां पानी टपक रहा है? इस रूम में से पानी तो नहीं टपक रहा है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स तो हमको ये बता रहा है कि भाई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्शन करेगा तो पानी बनाएगा, लेकिन इस रूम में तो हाइड्रोजन गैस है ना, ऑक्सीजन गैस भी है ना, तो कहां वो दोनों रिएक्शन करके पानी बना रहा है, कहां पानी का वर्षा हो रहा है? यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब क्या थर्मोडायनेमिक्स गलत है? नहीं, थर्मोडायनेमिक्स गलत नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ने जो हमको बताया कि भाई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करेगा तो पानी बनेगा, वो बिल्कुल सही है, पानी बनेगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो पानी बनेगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम हमको ये नहीं बताता है कि कितना देर में बनेगा, किस स्पीड से बनेगा, कितना टाइम लगेगा पानी बनने में, ये हमको ये दोनों नहीं बताता है। मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये हमको बता दिया, रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक होगा हमको ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम से पता चल गया, लेकिन रिएक्शन किस स्पीड से होगा। मान लो कि हमने 5 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 10 ग्राम ऑक्सीजन लिया, तो कितना देर में वो पूरा का पूरा पानी बन जाएगा, ये हमको ये दोनों नहीं बताता है। मतलब रिएक्शन कितना स्पीड से होगा हमको ये नहीं बताता है। अब तुम कहोगे हम रिएक्शन का स्पीड जान के करेंगे क्या? हम रिएक्शन का स्पीड जानकर क्या करेंगे? तो जब भी हम कोई मेडिसिन खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, वो बॉडी में जाकर के रिएक्शन ही तो करता है, बॉडी में जाकर रिएक्शन करेगा, फिर वो हमारे शरीर में काम करेगा। तो मान लो कि हमने एक ऐसा टेबलेट बना दिया जिसको हम खा लिए, अब वो काम करेगा 1 साल के बाद, पता चला कि वो 1 साल के बाद रिएक्शन करेगा, इतना स्लो स्पीड है उसका। तो मान लो तब तक तो आदमी मर जाएगा, तो मेडिसिन खाने से कोई फायदा भी नहीं है। मतलब अगर हमको ये पता होता कि चल भाई कि 5 मिनट के अंदर ये मेडिसिन पूरा रिएक्शन कर जाएगा, 5 मिनट के अंदर ये मेडिसिन काम कर जाएगा, तब तो अच्छी बात है कि 5 मिनट के अंदर पूरा खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हमको स्पीड नहीं पता रहेगा तब तो मेडिसिन खाने का कोई फायदा नहीं है। यानी कि केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये हमको पता चल गया, केमिकल रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक होगा हमको ये भी पता चल गया। अब केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड से होगा हमको ये भी चाहिए, और ये हमको बताएगा कौन? केमिकल काइनेटिक्स। याद रखना केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जो हमको क्या बताएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा? स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन कितने स्पीड में होगा हमको कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। तो याद रखना केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे? रिएक्शन के स्पीड के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। याद रखना तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच हुआ जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिएक्शन के स्पीड के बारे में। पता चल गया ये बात। तो हमारे पास यहाँ पर ये मिला जुला करके एक बात जरूर आता है कि कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सभी का स्पीड एक जैसा नहीं है, सभी केमिकल रिएक्शन का स्पीड अलग अलग है। यानी कि स्पीड के आधार पर हम केमिकल रिएक्शन को बांट सकते हैं। तो स्पीड के आधार पर केमिकल रिएक्शन को हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। याद रखना स्पीड के बेसिस पर कि कौन रिएक्शन कितना स्पीड में हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड के आधार पर केमिकल रिएक्शन को हम 3 टाइप में बांटेंगे। एक ऐसा रिएक्शन जो बहुत ही स्पीड में होता है, तुरंत हो जाएगा। कुछ ऐसा रिएक्शन है जो 10 का पावर -6 सेकेंड में हो जाता है। ये कितना कम सेकेंड हुआ तुमको पता है? 1/10 लाख, यानी 1 सेकेंड को 10 लाख से डिवाइड करो तब जितना टाइम बचेगा, समझ गया? तब जितना सेकंड बचेगा उतना सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो समझ लो कि ये रिएक्शन कितना फास्ट होता है। तो वैसा रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही ज्यादा, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो बहुत ही कम समय में हो जाएगा, फ्यू सेकंड्स में। फ्यू सेकंड्स का क्या मतलब है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। वैसा रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे जितना भी आयनिक रिएक्शंस होता है, आयोनिक रिएक्शंस, जितना भी आयनिक रिएक्शंस वो सब वेरी फास्ट होता है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि अपने क्या बोला? अरे आयनिक रिएक्शन मतलब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हाँ ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH। यहाँ पर क्या होगा?
NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन बहुत ही स्पीड होता है, बहुत ही स्पीड, तो हम बोलेंगे ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। ये आयनिक रिएक्शन है, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे आयनिक रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी कि बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम वेरी फास्ट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसको होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 1 दिन का टाइम लग जाए, हो सकता है 1 सप्ताह का टाइम लग जाए, हो सकता है 1 महीने का टाइम लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत साल लग जाए। तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जो बहुत ही स्लो होता है, और वैसा रिएक्शन जो बहुत स्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा तो नहीं है कि अभी हम लोहा रखेंगे 1 सेकंड के अंदर जंग लग जाएगा, उसमें लोहा में जंग लगने में टाइम लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन वेरी स्लो रिएक्शन है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करके पानी बनेगा तो ये भी तुम्हारा बहुत ही स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए यहां से पानी नहीं टपक रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके पानी बनाने में टाइम लगता है। ये बहुत ही स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो रिएक्शन है, इसीलिए हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर पानी क्यों नहीं टपक रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाता है, ये बहुत ही वेरी स्लो रिएक्शन है। तो रिएक्शन 2 टाइप का हुआ, वेरी फास्ट, वेरी स्लो। जो बहुत ही फास्ट होगा उसको वेरी फास्ट, जो बहुत स्लो होगा उसको वेरी स्लो। और एक होता है मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन, मतलब वैसा रिएक्शन जो न बहुत स्पीड होगा और न बहुत स्लो होगा, उसको हम बोलेंगे कि मॉडरेटरी स्लो रिएक्शन है या मॉडरेटरी फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। वैसा रिएक्शन जो मतलब ठीक ठाक रहेगा, ना बहुत स्लो और ना बहुत फास्ट। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जब H2O2 टूट करके H2O और O2 बनाता है तो ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है, ठीक है। मतलब ये ना बहुत स्लो होता है और ना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। तो देखो अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है तो उसके स्पीड को हम नहीं बता सकते हैं। अरे मान लो कि देखना 10 के पावर -6 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो हम कितना जल्दी उसका स्टडी कर पाएंगे। तो अगर कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है फिर भी उसका स्पीड बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बहुत स्लो है तो हम उस रिएक्शन को भी नहीं पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। हम केमिकल काइनेटिक्स में उस रिएक्शन को पढ़ेंगे जो मॉडरेट स्पीड वाला रिएक्शन है, जिसका स्पीड ना बहुत ज्यादा है और जिसका स्पीड ना बहुत ही कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरी मतलब मॉडरेट रिएक्शन। और उसी को हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखो ये स्पीड के आधार पर हो गया, रिएक्शन स्पीड के आधार पर 3 टाइप का है, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, मॉडरेट, ठीक है। अब देखो जब जीओसी पढ़ाए थे तो वहां पर बताए थे कि देखो जो केमिकल रिएक्शन होता है वो 2 तरीके का होगा, स्टेप के आधार पर। देखो कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन होगा जो एक ही स्टेप में बन जाएगा, मतलब रिएक्टेंट रहेगा और ये सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। एक ऐसा रिएक्शन होगा जो सिंगल स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप मतलब सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके बीच में कोई लोचा नहीं होने वाला है, रिएक्टेंट सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो जाएगा, और वैसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा उस रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो याद रखना, ये बात याद रखना। अब हम रिएक्शन को डिवाइड कर रहे हैं स्टेप के आधार पर। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होगा, रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में भी होता है, जैसे रिएक्टेंट होगा, फिर रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनेगा, फिर जा करके हो सकता है कि प्रोडक्ट बने, और जरूरी नहीं है कि बीच में एक ही इंटरमीडिएट बने, कई सारा बन सकता है। तो यहां पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है, पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, फिर वो इंटरमीडिएट जाकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, और वैसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इतना बात समझ में आया, रिएक्शन के बारे में इतना बात समझ में आया। केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली में हम क्या पढ़ेंगे इसको समझ में आया, केमिकल काइनेटिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी तो समझ में आया, क्योंकि हमारा ये जो दोनों केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स है ये हमें स्पीड के बारे में नहीं बताता है। इसीलिए हमारे पास एक नया केमिस्ट्री आया, केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन कितने स्पीड से होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला दिन है केमिकल काइनेटिक्स का, इसके आगे हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे। तो बनाओ हेडलाइन, केमिकल काइनेटिक्स, लिखाना चालू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, ये लो कवर मार्कर में लगाओ।